नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज जो डेट 24 मार्च द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट खबर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन्हें एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ, और कोट है, शिक्षा हमें स्वतंत्रता की ओर ले जाती है जहां हमारी सोच की कोई सीमा नहीं होती। और ये कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे पिछले अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न था, चावल की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. चावल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की प्रमुख खाद्य फसल है। 2. भारत में इसकी खेती लगभग 8 डिग्री एन से 30 डिग्री एन अक्षांश के बीच होती है। 3. चावल केवल क्षारीय मिट्टी में ही अच्छी तरह उग सकता है। आपको बताना है उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। आपके पास ऑप्शन थे ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या डी 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए केवल 1 और 2। आप इसके एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। और अब बिना किसी देरी के आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज की पहली न्यूज को। न्यूज है, सेंटर मर्ज डेलिमिटेशन बेस्ड ऑन 2011 सेंसस टू इम्प्लीमेंट वुमेन्स कोटा। और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक जीएस पेपर 2 पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। अब न्यूज क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार महिला आरक्षण अधिनियम यानी कि वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट 2023 को जल्द लागू करने की दिशा में नया कदम उठाने पर विचार कर रही है। अब सरकार एक संशोधन विधेयक लाने की तैयारी करे जिसके तहत 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जा सकता है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका सीधा सा उद्देश्य है 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया जा सके। अब अगर ये प्रस्ताव लागू हो जाता है तो लोकसभा की कुल सीटों की संख्या जो वर्तमान में 543 है वो बढ़कर 816 हो सकती हैं। और इनमें से 273 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अब सरकार ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि सभी राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात बना रहे। इसका कारण यह है कि दक्षिण भारत के कई राज्यों ने चिंता जताई है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर काम किया है और इसलिए अगर केवल जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ाई जाएं तो उन्हें नुकसान हो सकता है। और इसलिए प्रस्ताव है कि हर राज्य की सीटों में लगभग 50% की वृद्धि हो, लेकिन राज्यों के बीच का अनुपात वही बना रहे। अब इस विषय पर सरकार ने कई विपक्षी दलों से बातचीत शुरू कर दी है क्योंकि संविधान संशोधन के लिए संसद में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अब समझते हैं महिला आरक्षण अधिनियम 2023 है क्या। वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। लेकिन इस कानून को लागू करने के लिए 2 शर्तें रखी गई थी। पहला कि नई जनगणना पूरी हो और दूसरा उसके बाद परिसीमन किया जाए। और इसी वजह से माना जा रहा था कि ये आरक्षण 2030 के बाद ही लागू हो पाएगा। अब समझते हैं कि परिसीमन क्या होता है। तो परिसीमन का मतलब होता है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना। ये प्रक्रिया इसलिए की जाती है ताकि जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व संतुलन रहे, हर निर्वाचन क्षेत्र में लगभग समान आबादी हो। और भारत में परिसीमन का काम परिसीमन आयोग करता है। अब इससे संबंधित संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 82। ठीक है, अब ये क्या कहता है, तो इसके अनुसार हर जनगणना के बाद संसद जो है परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। अगर 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाता है तो महिला आरक्षण जल्दी लागू हो सकता है, लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ सकती है और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में बड़ा बदलाव आ सकता है। और इस लिहाज से टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगली न्यूज को। तो न्यूज है, द इवॉल्विंग डायग्नोस्टिक लैंडस्केप फॉर ट्यूबरकुलोसिस। और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 हेल्थ से जुड़ा हुआ है। न्यूज क्या है इसे समझ लेते हैं। तो हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तपेदिक यानी टीबी के परीक्षण के लिए नई तकनीकों की सिफारिश की है। और ये घोषणा वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे यानी कि विश्व तपेदिक दिवस से पहले की गई है। आपको बता दें कि विश्व तपेदिक दिवस जो है वो 24 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब ये जो नई सिफारिश की गई है उसमें मुख्य रूप से 3 बातें शामिल हैं। वो कौन कौन सी बातें, हम उन्हें एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला है नियर पॉइंट ऑफ केयर आणविक परीक्षण यानी कि NPOC NAAT का उपयोग। ठीक है, तो अब इसमें होगा क्या, तो इसमें टीबी का परीक्षण सीधे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के पास किया जा सकता है। इससे परिणाम जल्दी मिलते हैं। अब आपको बता दें कि पहले जो है वो टीबी की जांच के लिए मुख्य रूप से थूक यानी कि सलाइवा बलगम का प्रयोग किया जाता था।
लेकिन अब जो है जीभ के स्वाद जैसे आसान नमूनों से भी परीक्षण किया जा सकता है। वहीं बड़े स्तर पर परीक्षण को तेज और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जो है कि सलाइवा नमूना संग्रह की बेहतर रणनीति अपनाई जा रही है। अब इस नई तकनीकी का उद्देश्य टीबी की जल्दी पहचान करना और उपचार जल्दी शुरू करना है, जिससे कि बीमारी के फैलाव को रोका जा सके। और इसी के साथ भारत में भी पोर्टेबल चेस्ट एक्सरे मशीन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से गांव-गांव जाकर के टीबी की जांच की जा रही है और ये काम नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है। अब समझते हैं कि तपेदिक यानी टीबी है क्या। तो दरअसल ये एक संक्रामक बैक्टीरिया जनित रोग है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है और ये रोग जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है और खांसने छींकने से हवा के माध्यम से फैलता है। इसके मुख्य लक्षणों में शामिल है लगातार खांसी आना, बलगम या खून आना, बुखार और पसीना, वजन कम होना, कमजोरी। ठीक है, अब इससे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी हम समझ लेते हैं। यानी कि अब इसमें हम ये समझेंगे कि टीबी की जांच कैसे की जाती है। तो लंबे समय तक भारत में टीबी जांच का मुख्य तरीका यही था कि सलाइवा से जांच की जाती थी, लेकिन इसकी समस्या ये है कि ये कम संवेदनशील है, दवा प्रतिरोध का पता नहीं चलता है। इसके बाद आता है आणविक परीक्षण यानी कि मॉलिक्यूलर टेस्ट। अब इसमें क्या होता है कि अब आधुनिक जांच में डीएनए आधारित परीक्षण किए जाते हैं, जिसमें कि CBNAT परीक्षण शामिल है और इसी के साथ आपका ट्रूनेट यानी कि स्वदेशी परीक्षण शामिल है और इनसे टीबी जो है वो जल्दी इसका पता लगाया जा सकता है, दवा प्रतिरोध का भी पता चल सकता है। और अगली जो हमने बात की थी कि चेस्ट का एक्सरे और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अब पोर्टेबल एक्सरे मशीनों का उपयोग किया जा रहा है और इन मशीनों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता सॉफ्टवेयर लगे होते हैं जो कि फेफड़ों की पिक्चर को देख करके टीबी के संभावित लक्षण पहचान सकते हैं और इससे गांव और दूर दराज क्षेत्रों में भी जांच संभव हो रही है। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। तो इसमें है कि कई लोगों में लक्षण नहीं होते, इसलिए बीमारी जो है वो देर से पता चलता है और बच्चों में टीबी पहचाना कठिन होता है क्योंकि वे जो है वो बलगम नहीं बना पाते। फेफड़ों के बाहर की जो टीबी होती है यानी कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो होती है उसका परीक्षण महंगा और कठिन होता है और दूर दराज क्षेत्रों में जो है वो सैंपल कलेक्शन और परीक्षण सुविधाएं भी कम है। अब कुल मिलाकर ये हुआ कि ये जो भी जांच प्रणाली है इनसे जो है वो टीबी का जल्दी पता चलेगा, सही समय पर इलाज शुरू हो पाएगा, बीमारी का जो है कि फैलाव कम होगा और भारत को टीबी उन्मूलन लक्ष्य हासिल करने में भी मदद मिलेगी। अब इतना समझने के बाद आगे बढ़ेंगे अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है नेट FDI नेगेटिव फॉर 5th स्ट्रीट मंथ और ये जो आपका टॉपिक है ये आपका GS पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। तो न्यूज को समझ लेते हैं। दरअसल जनवरी 2026 में भारत में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI लगातार 5वें महीने जो है वो नकारात्मक रहा। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ आंकड़े जारी किए जाते हैं जिसके अनुसार जनवरी 2026 में भारत में कुल 5.7 अरब डॉलर का FDI आया। अब ये पिछले वर्ष यानी जनवरी की तुलना में लगभग 7% जो है वो कम है और दूसरी ओर विदेशी कंपनियों के द्वारा अपने देश में पैसा वापस भेजने और निवेश निकालने की मात्रा तेजी से बढ़ गई। अब इसी कारण निवेश का आउटफ्लो और इनफ्लो से लगभग 1.4 अरब डॉलर अधिक हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि नेट FDI जो है वो नकारात्मक यानी कि -1.4 अरब डॉलर रहा। अब RBI के अनुसार अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के दौरान निवेश जो है वो मुख्य रूप से विनिर्माण, कंप्यूटर सेवाएं, बिजली और जो है कि अन्य ऊर्जा क्षेत्र जो इन 4 क्षेत्रों में कुल निवेश का 60% से अधिक हिस्सा रहा। भारतीय कंपनियों ने भी विदेशों में निवेश किया जिसमें कि अमेरिका, सिंगापुर, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात शामिल है और इन देशों में भारत के कुल विदेशी निवेश का लगभग 75% जो है कि गया है। अब समझते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI होता क्या है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जब किसी विदेशी कंपनी या निवेशक द्वारा किसी दूसरे देश में व्यवसाय या उत्पादन में सीधे निवेश किया जाता है तो इसमें निवेशक केवल पैसा नहीं लगाता बल्कि कंपनी में हिस्सेदारी लेता है, प्रबंधन में भाग लेता है, उत्पादन या सेवा गतिविधियों को नियंत्रित कर सकता है। अब सकल FDI की बात करें तो यह है देश में कुल कितना विदेशी निवेश आया। अब शुद्ध FDI जो है वो देश में आए निवेश में से विदेशी कंपनियों के द्वारा वापस ले जाए गए निवेश को घटाने के बाद जो बचता है वो होता है आपका शुद्ध FDI।
अब इसे निकालते कैसे हैं, तो शुद्ध एफडीआई अगर निकालना है तो उसके लिए आने वाला निवेश माइनस बाहर जाने वाला निवेश करता है, और निवेश माइनस करते हैं, जो भी अमाउंट आता है वो आपका शुद्ध एफडीआई होता है। अगर बाहर जाने वाला निवेश ज़्यादा हो जाए तो नेट एफडीआई जो है वो नकारात्मक हो जाता है। अब समझते हैं कि एफडीआई के फायदे क्या होते हैं। तो एफडीआई के फायदे ये होते हैं कि रोजगार बढ़ता है, नई तकनीक आती है, उत्पादन और निर्यात बढ़ता है, आर्थिक विकास तेज होता है और वैश्विक व्यापार से जुड़ाव बढ़ता है। अब भारत में एफडीआई का क्या महत्व है, तो भारत जैसे विकासशील देश के लिए एफडीआई काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे क्या है कि बुनियादी ढांचे का विकास होता है, विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार होता है, नई तकनीकों का प्रसार में भी मदद मिलती है। अगली न्यूज़ है, होप बिल्ड्स फॉर नेशंस टू सेव बर्ड दैट फ्लाइज 30,000 किलोमीटर, और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। न्यूज़ समझ लेते हैं। तो दरअसल हाल ही में एक प्रवासी पक्षी जिसका नाम है हडसोनियन गॉडविट, अब इसको बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास तेज होने की उम्मीद बनी हुई है। आपको बता दें कि ये जो पक्षी है वो हर साल आर्कटिक से दक्षिण अमेरिका की पैटागोनिया क्षेत्र तक लगभग 30,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा करता है, लेकिन पिछले लगभग 40 वर्षों में इसकी आबादी में लगभग 95% की गिरावट दर्ज की गई है, और इसी कारण इस प्रजाति को अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। और इस पर चर्चा कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल यानी कि CMS की बैठक में किया जा रहा है, जो कि ब्राजील में आयोजित हो रही है। अब इस बैठक में केवल इस पक्षी पर ही नहीं बल्कि कई अन्य प्रजातियों को भी संरक्षण सूची में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है, जिसमें कि स्नोवी आउल, स्ट्रिप्ड हैना और हैमरहेड शार्क को भी शामिल किया गया है। अब समझते हैं इस पक्षी के बारे में जिसका नाम है हडसोनियन गॉडविट, ये आखिर है क्या। तो ये एक लंबी दूरी तय करने वाला तटीय प्रवासी पक्षी है। ये आर्कटिक क्षेत्र में प्रजनन करता है, सर्दियों में दक्षिण अमेरिका के पैटागोनिया क्षेत्र में चला जाता है और दुनिया के सबसे लंबी दूरी तय करने वाले पक्षियों में से एक है, और एक बार में लगभग 11,000 किलोमीटर तक बिना खाए पिए ये उड़ सकता है। अब समझते हैं कि इसकी आबादी क्यों घट रही है। तो सबसे पहला रीजन है जलवायु परिवर्तन। अब आर्कटिक क्षेत्र में मौसम के समय में बदलाव हो रहा है, जिससे कि जो चूजे हैं उनके निकलने का समय और उनके भोजन की उपलब्धता में असंतुलन हो गया है, आवास भी नष्ट हो रहे हैं। दक्षिण चिली और अन्य क्षेत्रों में मछली और सीप की खेती, तटीय निर्माण के कारण इनके भोजन क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। आर्द्र भूमि कम हो रही है, प्रवास मार्ग में इनके बाधाएं आ रही हैं, क्योंकि प्रवासी पक्षियों को कई देशों से गुजरना पड़ता है, इसलिए अलग अलग जगहों के पर्यावरणीय बदलाव मिलकर बड़ी समस्या बन जाते हैं। अब समझते हैं कि CMS है क्या। तो CMS का पूरा नाम हमने देख लिया, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वर्ल्ड एनिमल इसका पूरा नाम है, और ये एक संयुक्त राष्ट्र समर्थित अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य है प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण करना, उनके आवास की रक्षा करना, देशों के बीच सहयोग बढ़ाना। अगर किसी प्रजाति को इसमें संकटग्रस्त सूची में शामिल किया जाता है तो सदस्य देशों पर उस प्रजाति की रक्षा करने, आवास संरक्षण, प्रवास मार्ग सुरक्षित करने का दायित्व होता है। महत्व क्या है, तो इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय बैठकों से कई देशों के बीच संरक्षण सहयोग बढ़ता है, प्रवासी प्रजातियों के लिए सुरक्षित आवास बनाए जाते हैं, जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। और इसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगली और अंतिम न्यूज़ को। न्यूज़ है, सेंटर लॉन्चेस AI स्किलिंग ड्राइव विद गूगल यूट्यूब। इस टॉपिक को समझ लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने AI कौशल विकास अभियान शुरू किया है। अब ये पहल गूगल और यूट्यूब के सहयोग से शुरू की जा रही है, और इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री ने की है। और इस अभियान का उद्देश्य भारत के मीडिया, प्रसारण और डिजिटल क्षेत्र को मजबूत करना और रचनात्मक अर्थव्यवस्था यानी कि ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। अब इस कार्यक्रम के तहत लगभग 15,000 युवाओं को बिना किसी शुल्क के कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसी के साथ सरकार ने 3 प्रमुख पहलें शुरू की हैं। पहला है राष्ट्रीय AI कौशल विकास पहल। अब ये प्रशिक्षण इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज के माध्यम से दिया जाएगा। ये पूरा प्रशिक्षण 2 चरणों में होगा। पहला चरण जो है वो मार्च से जून 2026 तक होगा, जिसमें कि बुनियादी AI यानी कि बेसिक AI को सिखाया जाएगा, और दूसरा चरण है जुलाई से दिसंबर 2026 तक, जिसमें कि उन्नत परियोजना आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला है माईवीव्स प्लेटफॉर्म। अब इसके बारे में बात करें तो सरकार ने माईवीव्स नाम से एक नागरिक रचनाकार मंच शुरू किया है। इस मंच पर लोग वीडियो बना सकते हैं, कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, अपनी रचनात्मकता साझा कर सकते हैं। अगला है टीवी में इनबिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर, यानी कि नए टेलीविजन सेटों में इनबिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर और
उन्नत प्रोग्राम गाइड जोड़े जाएंगे ताकि लोग बिना अतिरिक्त उपकरण के डीडी फ्री डिश की सेवाएं देख सके। तो ऑरेंज इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें आर्थिक मूल्य मुख्य रूप से रचनात्मकता, संस्कृति, कला और बौद्धिक संपदा से उत्पन्न होता है। इसमें कई उद्योग शामिल होते हैं, फिल्म और मनोरंजन, संगीत, डिजिटल कंटेंट निर्माण, गेमिंग, डिजाइन और मीडिया, सांस्कृतिक उद्योग। और आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण यह क्षेत्र काफी तेजी से बढ़ रहा है। अब समझते हैं कि एआई कौशल विकास का महत्व क्या है। इससे युवाओं को नई तकनीक आधारित रोजगार मिलेंगे। कंटेंट क्रिएटर्स कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके बेहतर सामग्री बना सकेंगे। भारत का डिजिटल और रचनात्मक उद्योग मजबूत होगा और वैश्विक स्तर पर भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा। तो ये थी हमारी आज की सभी इंपॉर्टेंट खबर। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे इससे जुड़े एक अभ्यास प्रश्न है, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए 20 मार्च, बी 22 मार्च, सी 24 मार्च या डी 25 मार्च। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। इस प्रोग्राम की पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट IAS हिंदी से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।